नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। और आप जैसा कि जान रहे हैं, आज ये बिहार स्पेशल की चौथी क्लास है और ऐसी एक और क्लास आएगी और आपका बिहार स्पेशल टोटली कंप्लीट होगा। और अगर आप इन 5 क्लासेस को यानी कि लगभग 5 घंटे, ठीक है, और साथ में इस पीडीएफ का 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बाहर कहीं नहीं जाएंगे। लगभग लगभग अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 18 क्वेश्चन इसी क्लास से सही करेंगे। 2 क्वेश्चंस की गारंटी मैं नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ, लगभग 90% हम आप इस क्लास से कवर कर जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम आज की क्लास में आगे। हमने जो बिहार का ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और बहुत सी विविध पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिया और बिहार का काफ़ी हद तक हमने इतिहास कवर कर लिया। आज जहाँ तक इतिहास बिहार का ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बिहार के इतिहास में पाल वंश का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार एक टाइम पर बंगाल का हिस्सा था और जब वो शुरू में वो पाल वंश, आप जानते हैं कि आप पाल वंश को बंगाल के इतिहास के हिसाब से पढ़ते हैं, परंतु बिहार शुरू से बंगाल का ही पार्ट था। 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, तब वो बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बनाए गए और 1936 में जाकर के बिहार पूरी तरह से उड़ीसा से भी अलग होकर आज का बिहार बना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पाल वंश को। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की है। उन्हें बंगाल के स्थानीय प्रमुखों द्वारा राजा चुना गया था। उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने बंगाल को एकीकृत करने का प्रयास किया था। इनकी उपलब्धियां क्या हैं? तो गोपाल ने अराजकता के दौर में सत्ता प्राप्त की थी और स्थायित्व स्थापित किया था। अब धर्मपाल बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं पाल वंश के। विस्तार, धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया, कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया। इसने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। आप ये उपाधि जरूर याद रखिएगा। धर्मपाल को एक और बहुत कार्य के लिए जाना जाता है। धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना कौन? विक्रमशिला, नालंदा के बाद। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नालंदा की स्थापना किसने की है, तो गुप्त काल में आपने पढ़ा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो आप ये नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं देवपाल में। देवपाल ने पाल साम्राज्य का और विस्तार किया, साथ ही कश्मीर, असम और उड़ीसा तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। धार्मिक संरक्षण इसने तो देवपाल ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण प्रदान किया। अब हम देखते हैं इस काल की धर्म और संस्कृति किस प्रकार की थी। तो बौद्ध धर्म को पाल वंश ने संरक्षण प्रदान किया है। बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया। उन्होंने कई बौद्ध मठों, विश्वविद्यालयों, विहारों और जो चैत्य हैं, साथ में स्तूप हैं, इनका निर्माण करवाया है, जिसमें से नालंदा जो एक विहार है, विक्रमशिला महाविहार है और उसके बाद सोमपुरा महाविहार है। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखाओं का भी पाल वंश के दौरान ही उदय हुआ है। हम देखते हैं शैक्षणिक संस्थान, तो नालंदा इस समय का महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। फिर उसके बाद विक्रमशिला, इसी युग में इसकी स्थापना होती है धर्मपाल द्वारा। बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनता है ये। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल काल में ही निर्मित हुए हैं। पाल काल में कई लेखकों का विकास हुआ है, जिसमें सुरेश्वर, वंगसेना, गदाधर दैवैद्य और जिमूत वाहन शामिल हैं। मैं आपको बता दूं, पाल काल का जो इतिहास है इसमें से एक आधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना सकता है। अदरवाइज ये जो पाल काल की कला है, पाल काल की कला से मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो हम आपको मेंस के समय जरूर कवर करवाएंगे। अब हम आ जाते हैं प्रशासन में। तो गोपाल ने वरेंद्र पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। उनका बेटा धर्मपाल एक कुशल प्रशासक था, जिसने आर्थिक समृद्धि का नेतृत्व किया। पाल शब्द जो है संस्कृत से आया है। ठीक है, इसका अर्थ है रक्षक, पालन करने वाला। ठीक, पाल का अर्थ पालन करने वाला यानी कि रक्षक। इसी का पालन करते हुए पाल वंश के राजाओं ने प्रजा की रक्षा की है। हम देखते हैं वास्तुकला। पाल वंश ने अद्वितीय वास्तुकला का विकास किया है, जिसमें स्तूप, मठ,
स्तूप, मठ, मंदिर, सोमपुर विहार, नालंदा और विक्रमशिला के महाविहार के अवशेष आज भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पाल काल की कला के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि पाल काल ने पूर्व की कलाओं की नकल की है। ये इसकी एक तरह से आलोचना के रूप में किया जाता है, लेकिन पाल काल के जो स्तूप हैं, महाविहार हैं और स्तंभ हैं, मठ हैं, ये सब अपनी अपनी अलग विशेषताएं लेके आते हैं। ये मेंस का मुद्दा है, हम वहाँ पे आपको ज़रूर समझाएंगे कि कौन सी विशेषताएं हैं जो उनको अलग बनाती हैं। जैसे कि एक विशेषता मैं आपको यही बता दूं कि पहले की जो भी संरचनाएं होती थी, स्तूप, मठ वगैरह, उनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पाल काल में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। फिर राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के संघर्ष, तो पाल वंश का प्रायः राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंशों के साथ संघर्ष होता है। कैसे? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है, त्रिकोणीय संघर्ष, उसमें ये तीनों भाग लेते हैं। इसीलिए उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। तो इन दो राजवंशों के साथ इनका संघर्ष लगातार चलता रहता है। कायस्थों का उदय, 10वीं शताब्दी के अंत में पाल साम्राज्य के कमज़ोर होने के कारण कायस्थों ने सत्ता में आने का प्रयास किया। कायस्थ शासकों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। सेन वंश का उदय कब होता है? तो सेन वंश का उदय पाल वंश के बाद होता है। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। आप ये नाम जरूर याद रखें। इसका प्रमुख राजा जो था वो लक्ष्मण सेन था। 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को पराजित किया और बंगाल पर शासन करना प्रारंभ किया। यह पाल वंश के पतन का मुख्य कारण बना है। कौन? तो सेन वंश। आप ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कर्नाट वंश। तो इसकी स्थापना किसने की है? तो नान्यदेव ने की है 1097 से 1147 ईस्वी के बीच में। ये नान्यदेव का शासनकाल है, ना कि इतने वर्ष के पीरियड में उसने स्थापना की है। ये 50 वर्षों का उसका शासनकाल है, वो दिखाया गया है। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की। मूलतः कर्नाटक के क्षेत्र से आए थे। उन्होंने मिथिला में अपनी सत्ता स्थापित की थी। मिथिला कहाँ है? तो आपको पता है कि जो हम लोगों का बिहार है, ये रहा आपका प्यारा बिहार। इस बिहार का ये जो उत्तरी पार्ट है, इस क्षेत्र को मिथिला कहा जाता है। रुक जाइए, इस क्षेत्र को मिथिला कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। कोर मिथिला जो है वो यहाँ पे सीतामढ़ी और मधुबनी वाला क्षेत्र है, दरभंगा वाला क्षेत्र, लेकिन ये पूरा क्षेत्र मिथिला ही कहा जाता है। इसी को मिथिलांचल कहते हैं। फिर हम देखते हैं विस्तार कहाँ का हुआ? तो नान्यदेव ने मिथिला को अराजकता से बाहर निकाला, क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित की। उन्होंने कर्नाट वंश की नींव रखी और मिथिला को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सिमरावगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नान्यदेव ने, जो अब नेपाल में है वर्तमान में। महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से? तो गंगादेव या गांगेय देव कहा जाता है इनको, ठीक है। नान्यदेव के बाद उनके पुत्र गंगादेव ने शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, राज्य का विस्तार किया। उपलब्धियां क्या क्या हैं इस आदमी की? तो प्रशासनिक सुधार किए, मिथिला के विकास में योगदान दिया। उन्होंने शासन में मिथिला में कला और संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ है। हम देखते हैं फिर नरसिंहदेव को। गंगादेव के बाद उनके पुत्र नरसिंहदेव ने शासन किया। उनके शासनकाल में मिथिला में शांति और समृद्धि बनी रही। उपलब्धि, नरसिंहदेव ने धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल के सेन शासकों के साथ संघर्ष भी किया था। बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया था। ये बख्तियार खिलजी वही है जो नालंदा में आके आग लगा के चला जाता है। फिर आप देखते हैं धर्म स्वामिनी ने इस क्षेत्र में तुगन के असफल अभियान के बारे में बताया है। राम सिंह देव के कार्यकाल में ही हुआ था ये जो अभियान था, ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान कौन है? तो आप देखेंगे मिथिला पेंटिंग, ठीक है। कर्नाट वंश के समय मिथिला पेंटिंग की शैली में विकसित हुई। इस कला को स्थानीय रूप से मधुबनी पेंटिंग के नाम से आज जाना जाता है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। कर्नाट वंश का पतन 14वीं शताब्दी के अंत तक हो गया था। 14वीं शताब्दी में तुगलक आक्रमण और स्थानीय विद्रोहों के कारण पतन शुरू हुआ। अंतिम शासक हरि सिंह था, जो एक महान समाज सुधारक थे। इनके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। पतन के बाद मिथिला पर विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया। अब देखिए गुप्त वंश आ जाता है हमारा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है। गुप्त वंश के संस्थापक हैं ये, जिसके बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में सीमित जानकारी उपलब्ध है। श्रीगुप्त का शासनकाल उनके कार्यों के विवरण स्पष्ट नहीं करता है, लेकिन उनके गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है।
उसने संभवतः उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया और उनके शासनकाल के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्रीगुप्त के बाद एक और शासक आता है घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका? गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसने मगध को विस्तारित किया, ठीक है, जो आज के वर्तमान बिहार में था। आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव अपना स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजा बनता है? तो समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त तो बहुत ही प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे, समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्त साम्राज्य की सैन्य विजय और प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में बताता है। अगर आप इनके प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि उत्तरापथ के 9 राज्य, उत्तरापथ, और 12 राज्य दक्षिणापथ के। अब मैं आपको क्लियर कर दूं ये उत्तरापथ दक्षिणापथ क्या है। तो नॉर्थ इंडिया को उत्तरापथ उस समय कहा जाता था और दक्षिणापथ साउथ इंडिया को कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में क्लियर हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन है? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। उसने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीता है। फिर हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अब मैं आपको बता दूं समुद्रगुप्त के बाद एक शासक और बनता है रामगुप्त। रामगुप्त था कौन? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था, बड़ा भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शासक था। होता क्या है, रामगुप्त के शासनकाल में ही शकों का आक्रमण होता है और शक रामगुप्त की पत्नी को अपहरित कर लेते हैं, मतलब उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त को अपने भाई पर बहुत ज़्यादा रोष आता है और वो पहले अपने भाई की हत्या करता है, स्वयं राजा बनता है और फिर शकों से अपनी भाभी को छुड़ा के लेकर के आता है। और बाद में भविष्य में वह जो उसकी भाभी को किडनैप किया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, अपनी भाभी को छुड़ा कर उससे विवाह करता था। उस रानी का नाम था ध्रुव देवी। आपको मिलेगा इतिहास में कि चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। इन दोनों में से जो ध्रुव देवी है, इसी का अपहरण किया गया था शकों के द्वारा। ये ध्रुव देवी का विवाह पहले रामगुप्त से हुआ था, बाद में रामगुप्त की हत्या की छोटे भाई ने, और ध्रुव देवी से विवाह भी किया, उसको शकों से स्वतंत्र करा के। समुद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने गुप्त साम्राज्य में अपने शिखर को पहुंचाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक साम्राज्य को पराजित किया, गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान समृद्ध विकास हुआ। फिर आप देखते हैं कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और अपने शासनकाल में स्थिरता प्रदान की। कुमारगुप्त ने कई बौद्ध और हिंदू मठों को संरक्षण प्रदान किया था। इन्हीं ने आपका वो निर्माण करवाया था नालंदा का। फिर उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र हैं। हूणों के आक्रमण के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, लेकिन इन आक्रमणों के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन, तो पतन के अगर आप कारण देखेंगे तो एक तो हूण आक्रमण बहुत बड़ा कारण है। गुप्त साम्राज्य का पतन इसी के कारण हुआ है, ठीक है, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब हूण आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकार विवादों में गुप्त साम्राज्य की शक्ति जो है वो प्रभावित हुई। ब्रिटिश और मुगलों का प्रभाव। गुप्त साम्राज्य के पतन में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मुगलों का प्रभाव प्रमुख रहा। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रभाव तो निग्लेक्शिएबल है, ब्रिटिश तो कभी आए ही नहीं थे उस काल में कि गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाए, और दूसरा मुगल भी उस काल में भारत में नहीं आए थे। तो ये गलत टाइपिंग है बुक वालों की, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। स्थानीय राज्य अगर कारण में देखा जाए कि क्या हुआ, तो स्थानीय छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए थे। आपको बता दें जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में सत्ता केंद्रीकृत थी, केंद्रीकृत। गुप्त वंश में सत्ता जो थी वो विकेंद्रीकृत थी। सामंत होते थे, यही सामंत जाके बाद में विद्रोह करते हैं, छोटे छोटे नए राज्य बनाते हैं। इसीलिए गुप्त साम्राज्य का पतन का एक बहुत बड़ा कारण है सामंतों का उदय। हालांकि ये जो कारण लिखा गया ब्रिटिश और मुगलों का प्रभाव, ये एकदम बेबुनियादी है। फिर हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की विशेषताएं। तो कला और वास्तुकला में गुप्त काल में कला और वास्तुकला का द्वितीय विकास हुआ। अजंता की चित्रकला इसी काल की है।
फिर आप देखते हैं मथुरा और गंधार कला शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में देखने को मिलता है। कैलाश मंदिर उज्जैन में देखने को मिलता है। अन्य क्षेत्रों में मंदिरों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ है। साहित्य और विज्ञान देखेंगे तो कालिदास बहुत बड़ा साहित्यकार। बाणभट्ट ये ह्वेन के काल में था, ठीक है। विष्णु शर्मा जैसे महान साहित्यकार आपको देखने को मिलते हैं। फिर आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और कई धार्मिक मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया है। ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ इसी काल में। अब हम देखें अगर मध्यकालीन बिहार, तो बिहार में तुर्क शासन किस प्रकार से फैला है। तो बिहार में तुर्क सत्ता को पहली बार स्थापित करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। इसने 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट पर आक्रमण किया। 1198 में बिहार के उदंतपुरी, बिहार शरीफ यानी कि जो नालंदा है, नालंदा जिला जो है, पर विजय प्राप्त की। किसने? बख्तियार खिलजी ने। पहली विजय थी उसकी। उसके बाद उसने नदिया जिला बंगाल का पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा लक्ष्मण सेन थे। इसने गंगा के दक्षिणी भाग पर कब्जा करके अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। लक्ष्मणवटी भी इसी को कहा जाता है। फिर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत और बिहार। इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने बंगाल के शासक को 1225 में हरा करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के बाद बिहार पर अधिकार स्थापित करने वाला शासक बलबन बना। बंगाल का शासक तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के समय ही हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने में बलबन सफल रहा था। तत्पश्चात बिहार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया तथा तुगलक काल में तिरहुत दिल्ली के अधीन आ गया था। उसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। किसका नाम? तिरहुत का। अब आपको याद होगा तो वर्तमान में तिरहुत नाम से एक क्या था, है मंडल है, मंडल। इस मंडल में कितने ज़िले हैं? तो आपको याद है 6 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो 2 चंपारण हो गए आपके, ठीक है। मधुबनी नहीं, सॉरी, सीतामढ़ी, यहीं पे आपका आएगा। फिर मुजफ्फरपुर, ठीक। तो ये ज़िले आपके, और यहीं पे आपका सेवहर और मधुबनी, ये आपके 6 ज़िले जो हैं ये आपके तिरहुत मंडल में पड़ते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 6 मंडल जो है ये आपके बिहार के उत्तर पश्चिमी जो 6 ज़िले हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत सरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के जानकारी देता है सरफुद्दीन याहिया मनेरी की जो रचना है। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुवादित किए गए। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने खुद नहीं अनुवाद किया था, उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और उसमें तमाम अनुवादक थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया। फिर आप देखेंगे तुगलक काल में राजधानी बिहार शरीफ को बनाया गया, जो आधुनिक नालंदा है, ठीक है। उदंतपुरी महाविहार यहीं पर था। फिरोज शाह अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था। अब बंगाल जाना तो बिना बिहार के थोड़ी जा पाओगे, बिहार से होके ही जाओ। सिकंदर लोदी ने दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बहार खान नुहानी 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकाते नाशरी में मिनहाज ने किया है, यह आप जरूर याद रखें, 13वीं शताब्दी में। तुगलक काल में सबसे महत्वपूर्ण नाम बिहार के प्रशासक के लिए मालिक इब्राहिम का है। अब हम देखते हैं बिहार में अफगान शासक। तो बिहार में अफगान शासक की शुरुआत लोदी वंश से होती है, लेकिन इसमें मुख्य चर्चा सूरी वंश की है। सूरी वंश का संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी है। हसन खां सूर सासाराम के जमींदार और सूरी वंश के संस्थापक, हसन खां सूर सासाराम के जमींदार और सूरी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश के शासनकाल में कार्य की खोज भारत में आए थे, ठीक है। हसन पंजाब में होशियारपुर के बजवारा से आकर बस गया था। उसने एक हिंदू जमींदार रायमल के यहाँ नौकरी की थी। हिसार फिरोजा से जमाल खान को सुल्तान सिकंदर लोदी ने जौनपुर के फौजदार पद पर पदोन्नत कर दिया।
दक्षिण बिहार को स्थानांतरित कर दिया और वह अपने साथ हसन को भी ले गया। जमाल खान के कहने पर सुल्तान ने हसन को 3 गांवों इब्बासपुर, सहसराम और हाजीपुर टांडा का जागीर संभालने को दे दिया। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में होशियारपुर पंजाब में हुआ था। उसका वास्तविक नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी एक अफगान आदिवासी प्रमुख के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के अधीन प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जौनपुर और बिहार का नियंत्रण। शेर शाह सूरी ने 1530 में जौनपुर पर अधिकार किया और 1534 में बिहार को जीत लिया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष। शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। हुमायूं को हराया, जिससे वह दिल्ली का सुल्तान बन सका। शेर शाह सूरी का नामकरण। शेर से मुकाबला। जब फरीद खान अपने संरक्षक बहार खान लोदी की सेवा में थे, उन्होंने जंगल में अकेले ही एक शेर का सामना किया था, उसे मार गिराया। यह घटना बहादुरी और साहस का प्रतीक बन गई। इस अद्वितीय बहादुरी के प्रदर्शन के कारण बहार खान लोदी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दे दी। शेर का अर्थ है बाघ और खान एक सम्मानजनक उपाधि है, जिससे यह उपाधि शेर जैसा बहादुर के रूप में जानी जाने लगी। शासन। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। जो इसके प्रशासनिक सुधार है शेर शाह सूरी के, ये महत्वपूर्ण है। तो सर्वेक्षण और भूमि सुधार। शेर शाह ने भूमि की माप और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई। उसने किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की। नया राजस्व प्रणाली जब्ती प्रणाली के नाम से लागू किया। सड़क का निर्माण। शेर शाह सूरी ने महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहाँ से है? तो ये बंगाल से लेकर के पेशावर तक फैली हुई है। डाक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने एक संगठित डाक व्यवस्था स्थापित की। सैन्य सुधार। शेर शाह ने एक स्थायी और संगठित सेना का गठन किया। उन्होंने सैनिकों के लिए नगद वेतन और उनके लिए सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली प्रारंभ की। शेर शाह ने सैनिकों के लिए विस्तृत सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली भी प्रारंभ की थी। अब आप देखते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। धार्मिक सहिष्णुता। तो शेर शाह सूरी धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। शेर शाह सूरी सहिष्णु और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता की नीति अपनाई थी। स्थापत्य कला। तो शेर शाह सूरी ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें दिल्ली में स्थित किला, ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है। दिल्ली में स्थित किला को किला ए कुहना कहा जाता है। किला ए कुहना, ये नाम जरूर याद रखें, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 के कालंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हो गई थी। उक्का नाम का आग्नेय शस्त्र चलाने के दौरान उक्का। अब देखिए बात क्या है कि उक्का जो इन्होंने चलाया एक तरह का गोला था, तोप के द्वारा दागा गया। ये गोला जाके दीवार से टकराया तो वापस आ गया और ये ऐसी जगह गिरा जहाँ पर शेर शाह सूरी के जो दल था उसका बहुत ज़्यादा बारूदी सामान रखा हुआ था, जिससे बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और शेर शाह सूरी इसमें घायल हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी शासक बना, लेकिन शेर शाह की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही सूरी साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल सम्राट हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। दाऊद खां करारानी बिहार में अंतिम अफगान शासक था। दाऊद खां करारानी बिहार में अंतिम अफगान शासक था, ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं बिहार में मुगल शासक। तो 1528 से बिहार को मुगल साम्राज्य में का सूबा दर्जा किया। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबे का दर्जा प्राप्त हुआ। ये समय किसका है? तो ये अकबर का शासनकाल है। अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार। तो अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सूबे के रूप में शामिल किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार की ओर क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। मान सिंह। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए और प्रशासन को संगठित किया। इसने राजमहल को भी राजधानी बनाया और अकबर नगर नाम दिया। जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल। तो अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है कि बिहार की स्थिति स्थिर रही और मुगल प्रशासन ने यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इसके आत्मकथा में खोखरा देश छोटा नागपुर में
सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। खोखरा देश किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को। इसी क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। यहाँ के हीरो पर भी मुगलों का नियंत्रण था। इसने अपने पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया था। ठीक है, पर वह प्रथम मुगल राजकुमार था जो बिहार का गवर्नर बना था। शाहजहाँ का शासनकाल। शाहजहाँ के समय बिहार का आर्थिक सांस्कृतिक विकास जारी रहा। इस काल में पटना के आसपास के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों का विकास हुआ। गवर्नर मिर्जा सफ़ी, जिसको शाहजहाँ ने नियुक्त किया था, बिहार में शाही ईदगाह बनवाया उन्होंने। फिर आप देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल। प्रशासनिक नियंत्रण। तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। इसने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का गवर्नर बनाया। ठीक है, इसने पटना का पुनर्निर्माण करा करके इसका नाम अजीमाबाद रखा। तो अजीमाबाद किसने रखा था पटना का नाम? तो औरंगजेब ने रखा था। उन्होंने अपने अजीम जो ये औरंगजेब का पोता है, इसने अपने नाम पर इसका नाम अजीमाबाद रखा था। तो ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने शासनकाल में बनाए रखने के लिए स्थानीय जमींदारों और अधिकारियों के साथ कड़ी निगरानी रखी। तो अजीमाबाद नाम किसने रखा था? तो अजीम ने। अजीम कौन था? तो अजीम औरंगजेब का पोता था। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। इस काल में बिहार में इस्लामी संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसके शासनकाल में मस्जिदें, मदरसे और मकबरों का निर्माण हुआ। हम देखते हैं बहादुर शाह प्रथम के काल में अज़ीम जो है, अजीम जिसको कहा जाता है, बिहार का एवं फर्रुखसियर बंगाल का नवाब बना। बहादुर शाह प्रथम के काल में 1713 में फर्रुखसियर ने पटना में मुगल बादशाह के रूप में राज्याभिषेक कराया खुद का। यह प्रथम मुगल शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो कौन सा राज्य, किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो ये फर्रुखसियर है। 1733 में बिहार बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ गया। बिहार में उप नवाब जो है, नायब सूबेदार की नियुक्ति प्रारंभ हुई। अली वर्दी खां जो है, ये बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त हुआ था। कब? तो 1733 में। आप देखते हैं 1740 में अली वर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां की हत्या कर दी और स्वयं कौन बन गया? नवाब बन गया। बंगाल का नवाब यहीं से अली वर्दी खां बनेगा। फिर हम देखते हैं चेरो वंश। तो चेरो वंश बिहार और झारखंड के क्षेत्र में प्रभावी एवं महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने मुख्यतः पलामू, वर्तमान झारखंड, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया था। इसका उद्भव अगर आप देखेंगे तो चेरो वंश का मूल क्षेत्र का पता लगाना कठिन है, लेकिन आदिवासी जनजाति से संबंधित थे जो धीरे धीरे शासक वर्ग में परिवर्तित हो गए थे। 16वीं-17वीं शताब्दी में चेरो के शासक पलामू और आसपास के क्षेत्रों में अपना राज्य विस्तार किया इन्होंने। और फिर हम देखते हैं प्रमुख शासक कौन है? तो मेदिनी राय चेरो वंश के प्रमुख शासक थे, जिसने पलामू के किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद इनका पुत्र प्रताप राय राजा बना। राजा रघुनाथ शाह एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने राज्य का विस्तार और शासन को सुदृढ़ किया। चेरो की जो चेर शासकों की जो स्थानीय कला, संस्कृति और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किलों, जलाशयों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया। 17वीं शताब्दी में मुगलों के साथ संघर्ष के कारण और आंतरिक कला से चेरो वंश का अंत हो गया। अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चेरो वंश का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं आधुनिक बिहार। तो बिहार में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली आगमन। तो पुर्तगाली जो है 16वीं शताब्दी में भारत में आने वाले पहला यूरोपीय था। ठीक है, इनका केंद्र हुगली था, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव सीमित रहा। डच और डेनिश। 17वीं शताब्दी में डचों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इनकी पहली कोठी 1662 में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी बिल्डिंग है, लेकिन बिहार में इनका प्रभाव सीमित था। अब आप देखिए, डच जो है ये 1632 में पटना में के जो कॉलेज है, पटना कॉलेज की जो उत्तरी बिल्डिंग है, उसको अपना इन्होंने सेंटर बनाया था। ये कोठी थी पटना में, किसकी? तो डचों की। सबसे पहली कोठी पटना में किसने बनाई? डचों ने। अंग्रेजों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री अब गुलजार बाग पटना में स्थित है, जिसे वर्तमान में सरकारी प्रेस फैक्ट्री कहा जाता है। सरकारी प्रेस फैक्ट्री। बिहार में अंग्रेजी अखबार। इसने अपनी पहली कोठी को स्थापित करने का प्रयास 1620 में किया, लेकिन इसे प्रथम सफलता 1651 में मिली। ठीक है,
डेनिशों की पहली कोठी बिहार में 1774 में स्थापित हुई, जो पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप स्थित है। महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाएं, तो आप प्लासी का युद्ध देखते हैं, 23 जून 1757 को होता है। कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला पराजित होता है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार बना लिया था। फिर हम देखते हैं बक्सर का युद्ध, ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 को होता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा होता है और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं है। जब 1664 में बक्सर का युद्ध हो रहा है, 1664 में, सॉरी 1764, क्या लिखता हूँ मैं भी, 1764 में जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा है, इस समय देखिए एक तरफ तो हेक्टर मुनरो है, हेक्टर मुनरो है, दूसरे साइड 3 लोग हैं। कौन कौन? शाह आलम सेकंड, ये कौन है? जो दिल्ली का बादशाह है, भारत का मुगल बादशाह। फिर उसके बाद कौन आता है? शुजा उद दौला। शुजा उद दौला ये कौन है? ये अवध का नवाब है। और मीर कासिम ये बंगाल का एक्स नवाब है, मतलब ये 1763 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय इसको नवाब के पद से हटा दिया जाता है और 1764 में पुनः, मतलब 1763 में, यानी कि 1764 में युद्ध के समय दोबारा से मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया रहता है। अगर कभी पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम, भूल के भी मत टिक करिएगा, गलत हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यदि पूछ ले कि बंगाल का नवाब कौन था बक्सर युद्ध के समय, तो आप मीर कासिम नहीं टिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इस युद्ध में बंगाल के नवाब, बंगाल के एक्स नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया। किसने? हेक्टर मुनरो ने। प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव। प्रशासनिक सुधार, तो अंग्रेजों ने बिहार में जमींदारी प्रथा लागू की। पटना का विकास, पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। कृषि और उद्योग, अंग्रेजों ने नील और अफीम की खेती को प्रोत्साहित किया। कहाँ? बिहार में। फिर हम देखते हैं बिहार में इनका प्रभाव क्या हुआ। तो शिक्षा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, मिशनरी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना होती है। 1770 में बिहार और बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ता है, जिसके बाद 1770 में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। 1793 में बिहार में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। 1781 में पटना और गया के क्षेत्र में को मिला करके नया जिला बनाया गया। 1866 में सारण को बांट करके सारण और चंपारण बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1875 में तिरहुत को बांट करके दरभंगा और मुजफ्फरपुर बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं, देखिए आंदोलनों में बिहार के जनजातीय और किसान आंदोलन किस प्रकार से फैल रहे हैं वो देखिए। तो वहाबी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है बिहार में। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद है। इनका जन्म 1786 में हुआ। इनका जन्म मत याद रखिएगा। वर्ष 1821 में सैयद अहमद पटना आए और 1831 में पटना आंदोलन इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। ये महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या है? तो ये पटना है भारत में, और विश्व में अब्दुल वहाब ने इस आंदोलन को चालू किया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। ये अरब से हैं और बालाकोट के सिख सेनापति के साथ युद्ध में सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन का उत्तराधिकारी विलायत अली और इनायत अली थे। इस आंदोलन का उद्देश्य प्रारंभिक मुस्लिम समाज सुधार और बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गया था। बिहार में वहाबी आंदोलन का अंत अम्ब्रेला अभियान 1863 के तहत हुआ। बंगाल का फैराजी आंदोलन इससे प्रेरित था, इसी आंदोलन से। किस आंदोलन से? वहाबी आंदोलन से। फैराजी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? हाजी शरीतुल्ला। ये इधर थोड़ा सा कटा हुआ है, आप याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्ला, ये नाम जरूर याद रखिएगा। फैराजी आंदोलन बार बार पूछता है। 1781 में संथाल से सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों का विरोध किया। उरांव जनजाति गैर आदिवासियों को दीकुओं के रूप में बुलाते थे, जो जमींदार थे। इन जनजातियों के भूमि पर अधिकार किया गया था। 1789 से 1744, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये 1844 होना चाहिए। 1789 से 1844 इन दीकुओं के विरोध में उरांव जनजाति का यह विरोध तमार विद्रोह के नाम से जाना गया। किस विद्रोह के नाम से? तमार विद्रोह के। तमार विद्रोह किस जनजाति ने किया है? तो उरांव जनजाति ने किया।
अब देखिए हो विद्रोह, हो विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह है? हो विद्रोह 1820 से 21 के अंतर्गत होता है। हो जनजाति इसके लिए जिम्मेदार है। हो जनजाति करती है विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध। अब आप देखें आंदोलन का कारण क्या था, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रूर और अलोकप्रिय राजाओं को संरक्षण प्रदान किया था। आंदोलन का स्थान सिंहभूम जिला है जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है। पहले ये बिहार का ही पार्ट होता था। आंदोलन का रूप, यह आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था। फिर हम देखते हैं कोल विद्रोह। कोल एक जनजाति है। कोल जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। कब ये आंदोलन होता है? तो 1831 में। ये सन जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद आंदोलन का कारण, यहाँ न केवल भूमि छीनने की समस्या थी बल्कि व्यक्तिगत अपमान भी था। आदिवासी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं यहाँ पर हो रही थी। आंदोलन के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत। ये नाम ध्यान रखना है आपको। इस आंदोलन से क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? तो कोल विद्रोह सन 1831 और नेता कौन है? तो बुद्धो भगत। फिर उसके बाद आप देखते हैं संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। कई बार ये यहाँ पे 55 के अलावा 56 भी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम है। संथाल जनजाति संगठित होकर विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा नहीं थे मेरे भाई। क्या लिखता है ये? महेश बरनवाल की किताब है ये, लेकिन ये गलत छपा हुआ है। जहाँ गलती है हम काटेंगे। सिद्धो और कानो, ये दो नाम बहुत फेमस हैं संथाल विद्रोह से संबंधित। और चांद और भैरव, ये नाम भी आप याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था जो कि 1899 में हुआ है, और ये 45 साल पहले नहीं आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपकी किताब का गलती है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो आप ये सिद्धो कानू, ये दो नेता याद रखिएगा। बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं यहाँ पे हम अच्छे से चेक किए हुए बैठे हैं, पत्थर की लकीर है। फिर देखिए आर्थिक शोषण क्या है? जमींदारों के द्वारा भारी कराधान, भूमि पर अधिकार कर लेना, इस समय के आंदोलनों के ये कारण है। सामाजिक कारण में आप देखेंगे तो आदिवासियों की परंपरा और अधिकारों का अवहेलना उस समय पे की जा रही थी। जैसे कि खूंट कटी व्यवस्था थी एक, जिसका विरोध किया जा रहा था। जो आदिवासी जनजातियाँ थी वो आप जानते हैं झूम कृषि जो होती है वैसी कृषि करते थे, इसके लिए उनका विरोध किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। मुख्य संघर्ष जमींदारों के घरों और सरकारी कार्यालयों पर हमले हुए। ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया, दंडात्मक कार्रवाई। ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोह को कुचला और कठोर दमन किया गया। किस विद्रोह का? तो संथाल विद्रोह का। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह की समाप्ति 1856 के अंत तक हुआ। विद्रोह दब गया। इस विद्रोह में मैं आपको बताऊं, संथाल विद्रोह में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने विद्रोह किया था, और लगभग 6000 जो संथाल थे वो मारे गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना घोषित कर दिया। संथालों को प्रायिकता दी गई, मतलब कि प्राथमिकता दी गई इस आंदोलन के बाद, परंतु बहुत बड़ा नरसंहार हुआ इस समय। इसी के कारण आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति में संथाल बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके 6000 से ज़्यादा पुरुष मारे जा चुके हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति बिहार में होती है। कहाँ होती है? 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश इसका केंद्र रहता है, लेकिन बिहार भी इसमें भाग लेता है। बिहार के कुंवर सिंह और कई जगह से इस जगह पर विद्रोह होता है। दानापुर में सैनिक विद्रोह होता है, अलग अलग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के रोहड़ी गांव से प्रारंभ हुई। तो ये बिहार में कहाँ प्रारंभ हुई उसकी बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, 1857 की क्रांति का आगाज वहीं हो गया था। लेकिन जो वास्तविक 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, उसकी जो तारीख रखी गई थी वो 10 मई थी। ठीक, कब? 1857। तो वास्तविक तारीख जो रखी गई थी वो 1857 थी, 10 मई थी। लेकिन जब बिहार में प्रारंभ हुई तब ये 12 जून को हुई। देखिए 1857 की क्रांति के विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि ये एक समय पर नहीं प्रारंभ हुई थी, अलग अलग जगह पर प्रारंभ हुई, अलग अलग समय पर प्रारंभ हुई, जिसके कारण ब्रिटिश सेना को इस आंदोलन को दबाने का पर्याप्त समय मिल गया। अगर यही आंदोलन एक साथ हर जगह उठा होता तो शायद ब्रिटिश इसको नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाते। अब देखिए पटना में कब हुई? तो 3 जुलाई को पटना सिटी में ये आंदोलन होता है। अब देखिए इसके बीच में भी 1 महीने का अंतर है, ठीक है, 1 मंथ का अंतर है पूरा। पीर अली यहाँ पे आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं।
अफीम दलाल लॉयल ने दमन का प्रयास किया परंतु वह मारा गया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर पीर अली को फांसी की सजा हुई, मगर उसके अदम्य उत्साह की चर्चा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्राइसिस में किया है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर दानापुर में सैनिक विद्रोह होता है। इसके बाद शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को मिलकर विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ से विद्रोह उग्र रूप ले रहा है बिहार में। जब ये दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया और फिर दानापुर के जितने सैनिक थे वो गंगा नदी पार करके जगदीशपुर पहुँचते हैं और बाबू जो कुंवर सिंह है उनके साथ मिल जाते हैं। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना खोल रखा था। सर्वप्रथम आरा पर अधिकार किया किसने? बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक। अब बाबू कुंवर सिंह पहले से प्रताड़ित थे किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन वगैरह छीन ली थी, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा राष्ट्रभक्ति जगी थी। ये देखिए 1857 की एक क्रांति की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जितने भी नेता थे नेतृत्व करने वाले, उनका जो मोटिव था, उद्देश्य समान नहीं था। सब अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे। अब रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, उनको ये दर्द था कि मुझे गोद नहीं लेने दिया जा रहा है अपने बेटे को। यहाँ पे नाना साहब को ये दर्द था कि उनकी पेंशन रोक दी है सरकार ने। कुंवर सिंह क्या है कि उनका जो शासन है उनको राजा की जो मान्यता है वो नहीं दी जा रही है। तो हर जगह पे अलग अलग कारण थे हर एक के लड़ने के, इसलिए किसी का एक उद्देश्य नहीं होने के कारण भी इस आंदोलन में सफलता नहीं मिली। हम देखते कुंवर सिंह जब हालांकि कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में इतनी बहादुरी के साथ लड़े जो कि सराहनीय है, जिसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। 80 वर्ष की अवस्था में एक राजा लड़ रहा है ब्रिटिश सेना के खिलाफ धुआंधार। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिले के लिए फरमान भेजा। कुंवर सिंह, अब देखिए कुंवर सिंह की लड़ाई का अगर मैं क्रम बताऊं, ये आदमी सिर्फ बिहार में नहीं लड़ा है। बिहार में आरा और जो इनका जगदीशपुर वाला क्षेत्र है वहाँ लड़ने के बाद ये एमपी जाते हैं, ग्वालियर लड़ते हैं, ग्वालियर से ये उसके बाद झांसी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ और फिर गाज़ीपुर होते हुए फिर वापस ये जब पहुँचते हैं बिहार में जगदीशपुर में, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। तो ये एक पूरा गोला इन्होंने सर्कल यहाँ बिहार से चालू किया, ये एमपी पूरा, फिर इधर यूपी, फिर इधर यूपी, फिर बिहार पहुँचे। तो इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ किले पर फरमान भेजा। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह नाना साहब से कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। अब देखिए कानपुर में भी लड़ रहे हैं, इसके बाद ये लखनऊ में भी जाते हैं। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना पराजित किए। 25 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई। अब देखिए ये क्या होता है, ये लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ में लड़ाई लड़ने के बाद ये आजमगढ़ पहुँचते हैं। आजमगढ़ में इनका ब्रिटिश सेना पीछा कर रही होती है। आजमगढ़ ये जीतते हैं लेकिन ब्रिटिश सेना पीछा कर रही होती है, घेरने वाली होती है। आजमगढ़ छोड़ने के बाद फिर गाज़ीपुर जाते हैं। गाज़ीपुर में फिर इनका ब्रिटिश सेना पीछा कर रही होती है और फिर ये गाज़ीपुर से बिहार पहुंचते हैं और फिर गंगा नदी के किनारे एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में इनका एक हाथ घायल हो जाता है, ये पूरा हाथ काट के गंगा नदी को समर्पित कर देते हैं और फिर उसके बाद वहीं इनकी भयंकर चोटों की वजह से मृत्यु हो जाती है। संघर्ष के क्रम में अमर सिंह, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, का प्रभाव शाहाबाद के क्षेत्र में था। रानी विक्टोरिया के क्षमादान, जिसमें कुंवर सिंह के भाई को नहीं मिला था। बाद में विद्रोहियों ने शाहाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अमर सिंह सहित 14 लोगों को क्षमादान नहीं दिया गया। अमर सिंह कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह का भाई था और इनको क्षमादान नहीं मिला। अब देखिए बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन ये 1875, क्या गुंडा बनेगा ये, अगर आप लिख के 1875 टिक मार के आएंगे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ गलत हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा की जगह बिरसा आंदोलन जो है ये आप 1899 या फिर 1900 कोई भी मिले आप लगा देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर 1875 आपने टिक किया तो गड़बड़ होगी बहुत गंदे वाली। अब देखिए ये प्रभावित क्षेत्र कहाँ पे है, तो रांची के तमार थाना के अधीन चकलाग गांव में ये विद्रोह हुआ था। आंदोलन का प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण और शोषण था। धार्मिक उपदेश, बोंगा कौन है? तो ये संथालों के और मुंडा के दोनों के देवता माने जाते हैं। छोड़कर बोंगा को छोड़ करके सिंह बोंगा एक देवता की पूजा पर बल दिया गया। ये सिंह बोंगा ये देवता है।
अनेक देवताओं को छोड़ के एक देवता की पूजा की जा रही थी। अब आप कह सकते हैं कि जो मुंडा आंदोलन है या विरसा आंदोलन है ये एकेश्वरवादी है। आंदोलन का तरीका लगान न देने का आदेश, अंग्रेजी शिक्षा, नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश। 24 अगस्त 1895 में विरसा गिरफ्तार किया गया और कारावास की सजा दी गई। हीरक जयंती को बिरसा मुंडा मुक्त 1898 में। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः बंदी बनाया गया और 30 मई को हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती। ये वाला जो है ये गिरफ्तार, कारावास उनको मिला नहीं है, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं हुई यहाँ पे उनकी। ये 1899 में प्रचर आंदोलन करते हैं, प्रचंड आंदोलन करते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर 1900 में उनकी मृत्यु होती है जब पुनः वो गिरफ्तार होते हैं। यहाँ गिरफ्तारी हुई है लेकिन वो कारावास गए नहीं, वो भाग गए हैं। फिर आप देखेंगे बिहार। अब मैं यहाँ पे ये क्यों कट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने यहीं वाला देख लिया तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि 95 में अगर ये गिरफ्तार हो गया तो फिर कैसे 99 में आंदोलन कर रहा होगा। फिर आप देखते हैं ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914 के बीच में बिहार में होता है। बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में जात्रा भगत के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। उरांव, मुंडा और संथाल ये तीनों जनजातियां बिहार की ही हैं, बिहार और झारखंड। आंदोलन का कारण भेदभाव, शोषण, अंग्रेजों के लिए किए गए कर, अंग्रेजों द्वारा लिए गए कर। इसकी 3 मांगें थीं: स्वशासन, शून्य लगान और मनुष्यों में समानता। यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम एवं गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था। मूलतः यह दीकुओं, जमींदारों और प्रशासन के विरुद्ध था। दीकू कौन होता था? जो विदेशी। अब देखिए, दीकू को आप विदेशी मत समझिएगा। देखिए, बात है दीकुओं की कि दीकू कहा किसको गया है, तो ये शब्द विदेशियों के लिए तो इस्तेमाल हुआ ही है, साथ में जो भी ऐसे लोग हैं जो उस जगह नहीं रहे हैं, मतलब स्थानीय नहीं हैं, बाहरी हैं। अरे यार, पेनवा कहाँ चला गया? बाहरी हैं, उनको भी दीकू कहा गया है। बाहरी का मतलब ये है कि सपोज करिए कोई बिहार के जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे जनजातियाँ निवास कर रही हैं और वहीं के किसी 2-4 ज़िले दूर का कोई ज़मींदार आदमी आ जाए या फिर कोई बाहरी बड़ा आदमी आ जाए तो उसको भी ये लोग दीकू ही मानते थे। ये दीकू उन सब के लिए प्रयोग किया गया है जो उस जगह का नहीं है, बाहरी जगह से आया हुआ है। जमींदारों और प्रशासन के विरुद्ध भी यह आंदोलन था। गांधी जी के मदिरा त्याग को ताना भगत ने समर्थन दिया था। अब देखिए, लोटा विद्रोह भी होता है कहाँ? 1856 में। कहाँ होता है? तो बिहार में। कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया जाता है। कारण, कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो देख रहे हैं, लोटे के लिए विरोध हो रहा है। बिहार प्रांत की मांग, तो 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन चालू हुआ, जिसमें बिहार की पृथक राज्य के रूप में मांग की गई। इसके संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे और मुख्य सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसमें शिक्षित मुसलमान एवं कायस्थों का भी योगदान था। 1905 में विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा लिया गया। किसके विभाजन का? तो ये बंगाल विभाजन का निर्णय था, ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन और बिहार, तो बिहार में इस विचार के आरंभ के नेता ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुरदास थे। बाबा जी ठाकुरदास ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। एक समाचार पत्र द मदरलैंड का भी प्रकाशन किया था। अब आप देखेंगे 1908 में क्या होता है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस कांड को अंजाम दिया था। चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन एक वकील कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। किंग्सफोर्ड इस बम अटैक से बच गया था। इसके कारण खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। सचिंद्र सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। वैसे अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की है? तो वैसे अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की है, ठीक है। फिर हम देखते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नाम की क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। युगांतर पत्रिका के लेखक भी रहे हैं। बिहार प्रांत का गठन,
बिहार प्रांत का गठन किसने किया है? तो 1906 में सच्चिदानंद एवं महेश नारायण ने पृथक बिहार राज्य की मांग की। 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1908 में बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन का पटना में प्रथम अधिवेशन हुआ। मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार की मांग रखी। देखिए, पृथक बिहार की मांग, बिहार को एक पृथक राज्य बनाने की मांग सबसे पहले सच्चिदानंद ने ही रखी थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम जरूर याद रखें। फिर उसके बाद आता है 1903 में, अगर आप देखेंगे बिहार में एक सभा का आयोजन हुआ। बिहार प्रदेश का, ये सॉरी 3 नहीं होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। एक सभा का आयोजन, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? तो हसन इमाम है। 12 नवंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक नए राज्य के रूप में संगठित करने की घोषणा की गई सम्राट के द्वारा। सम्राट कौन? उस टाइम पे जो ब्रिटिश राजा था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 को यह प्रभावी रूप से लागू हो गया। लास्ट ईयर जब बीपीएससी 70वीं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार राज्य कब बना। उसमें 2 डेटें दी गई थी, एक 22 मार्च 1912 और एक दूसरी डेट थी 1 अप्रैल 1912। मानी कौन सी गई? 1 अप्रैल 1912। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कब प्रभावी रूप से लागू हुआ या कब बना, ये शब्दों के साथ जो खेल होता है, ये खेल आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 1912 में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ सिंह मुधोलकर। इसी को RN मुधोलकर भी कहा जाता है। ये पटना में हुआ, पटना के बांकीपुर में। फिर 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1917 में पटना पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और 1866 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। हम आते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार की। यदि हम बात करें तो वर्ष 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। पहले होम रूल की स्थापना किसने की है? तिलक ने की है। तिलक ने मार्च में की थी और बेसेंट ने नवंबर में। 16 नवंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के निर्देशन में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार के नेता इसके अध्यक्ष मजहरुल हक बने और एवं इसके उपाध्यक्ष फराज हुसैन बने। मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। वर्ष 1918 में एनी बेसेंट ने 2 बार बिहार का दौरा किया, 18 अप्रैल को प्रथम बार और 22 जुलाई को दूसरी बार, 25 जुलाई को दूसरी बार। हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। कारण क्या है? 3 कठिया प्रथा, मतलब 3/20 भूभाग पर आपको अफीम की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। सॉरी, अफीम नहीं, नील की खेती। सूत्रधार कौन है? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेके गए चंपारण। उन्होंने आमंत्रित किया गांधी जी को और उसके बाद फिर गांधी जी ने दौरा किया चंपारण का। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और जांच हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति में गांधी जी भी एक मेंबर बनाया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य के रूप में गांधी जी को भी शामिल किया गया। समिति की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया एवं किसानों को लगान भी कम कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की रक्षा बत्तख मियाँ ने की थी। गांधी जी पर एक हमला हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए ये नाम आपको याद होना चाहिए। बीपीएससी ने ही पूछा है पहले कभी। अब देखिए, आरंभिक किसान आंदोलन। तो जून 1919 में स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध मधुबनी के किसानों को एकत्र किया और कालांतर में कुछ मांगें स्वीकार कर ली गई और यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन है, इसकी बात यदि मैं करूं तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान और ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के व्यवहार के विरोध में किया गया था। ठीक है, इसके इंडिया में नेता तो शौकत अली और मोहम्मद अली 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने की थी। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर संवैधानिक सुधारों को ना करने के दबाव बनाने हेतु ये किया गया था कि संवैधानिक सुधार करें, क्योंकि उन्होंने किया नहीं था 1919 के एक्ट में, उसके लिए ये आंदोलन। 1912-13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध हुए जिसमें तुर्की के राजा के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप को ईसाई प्रजा में विद्रोह किया। बिहार के मजहरुल हक ने 1914 में कांग्रेस के एक दल प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए। वह तुर्की के सुल्तान के सामने उपस्थित हुए। ऐसा करने वाले वे पहले बिहार राज्य के व्यक्ति थे।
अप्रैल 1919 में मौलाना शौकत अली पटना आए और अप्रैल एवं मई में मजहरुल हक ने बिहार में अनेक नगरों की यात्रा की और लोगों को मित्र राष्ट्रों के तुर्की के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे उससे परिचित कराया। तो आप ये समझ रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है खिलाफत आंदोलन, ये भारत की समस्याओं को लेकर नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र तुर्की पर कर रहे थे अत्याचार, उसके लिए ये हो रहा है। 1 अगस्त 1919 को पटना में हुए आंदोलन में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। फुलपारी के साहबुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी को पद त्याग दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मोहम्मद शफी उद्दावदी ने अन्य नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई राय साहब ने आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। मजहरुल हक ने दीघा के पास खैरूमिया की भूमि पर जो उन्होंने दान कर दी थी, सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया। ठीक है, वर्ष 1921 में सदाकत आश्रम बना। राष्ट्रीय महाविद्यालय के अंदर बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई। तारीख थी 6 मई। मजहरुल हक को इसका कुलाधिपति बनाया गया और ब्रजकिशोर को कुलपति बनाया गया। 30 अप्रैल 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया एवं 10 फरवरी को उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद द मदरलैंड में प्रकाशन के विरुद्ध जुलाई 1922 में मजहरुल हक को भी गिरफ्तार किया गया। तुर्की में कमाल पाशा ने स्वयं को खलीफा का अंत कर दिया और इससे खिलाफत आंदोलन भी स्थगित हो गया। तुर्की के जिस खलीफा के समर्थन में इतना आंदोलन किया जा रहा था, उसने खुद अंग्रेज़ों की शरण ले ली थी, खुद उसने खलीफा का पद खत्म कर दिया। सबसे अधिक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में पड़ा। पटना इसका मुख्य केंद्र रहा। असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर जिले में दीप नारायण सिंह और मुंगेर में मोहम्मद जुवैद और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद जुबैर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप ये नाम याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय किन जिलों से कौन था। तो भागलपुर से दीप नारायण सिंह, मुंगेर से मोहम्मद जुवैद और मुजफ्फरपुर से मोहम्मद जुबैर। अब देखिए, आज के लिए बिहार स्पेशल इतना ही। अब बस सिर्फ 1 घंटे की क्लास बची है, जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको कोई शिकायत है तो आप हमसे यहीं पे जो हम लोगों का कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको पर्सनली हमसे जुड़ना है तो हमारे चैनल का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है @edubharat_official। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा @त्रिपाठी शुभम 0611। आप ये सर्च करेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।